यासीन मलिक ने जो अपना जुर्म कबूला, आपने कहा ये बहुत बड़ी साजिश है। ये यासीन के मामले में आपको क्या साजिश दिख रही है सर? साजी वो ये स्वेच्छा इसलिए कबूला। देखिए, स्वेच्छा कबूलने से ना वो एविडेंस वगैरह पब्लिक डोमेन में नहीं आते, आर्ग्यूमेंट्स नहीं होते, क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होती, कई चीजें बच जाती हैं। वो अब कबूल लेता है तो जज साहब भी कहता है यार इसको क्यों इसके ऊपर समय व्यर्थ करें। और आप भी बात तो उनकी सही पर सब जज साहब की समय तो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, तो क्यों समय व्यर्थ करें ये सब बोलने के लिए, तो इसलिए उसने कबूल लिया। अब 2017 में कई टेररिस्ट के घर में मस्तर आलम, शबीर शाह, देवेंद्र सिंह बहल और कई सेपरेटिस्ट के घर में, अलगाववादी और आतंकवादियों के घर में रेड हुए, है ना। अगर ये चार हैं तो 21 सेपरेटिस्ट के, परंतु यासीन मलिक एक अंदर गया, बाकी सारे तो निकल गए। और ऊपर से सोर्स ऑफ फंडिंग का ये सबको पता है कि अब्दुल बासित जो तत्कालीन उच्चायुक्त थे इंडिया के, पाकिस्तान के उच्चायुक्त थे, उससे पहले शाहिद मलिक और भी लोग थे, वो लोग हर बार हर दूसरे तीसरे महीने में हाई कमीशन में पार्टी करते थे, पार्टियां होती थी, भोजन वगैरह होता था, और उसमें खाली हाथ नहीं बेचते थे। मैं इतना क्या राशि होती थी इसका तो मुझे संज्ञान नहीं, खाली हाथ नहीं बेचते। ये भी एक सच्चाई है, वास्तविकता है कि और भी तरीके से फंड्स अलगावादियों के हाथ में आते थे, और अलगावादियों का जितना एसेट होता था वो किसी इंडस्ट्रियलिस्ट, मिडिल लेवल इंडस्ट्रियलिस्ट से भी बराबर होता था या उससे ज्यादा ही होता था। इतने एसेट होते थे, उन्होंने बनाए। और क्या होता था, आप पीछे 2010 तक का आप ट्रेंड देखिए, कोई पत्थरबाजी या कोई बम ब्लास्ट या कुछ न कुछ शुरू होगी, तुरंत तत्कालीन प्रधानमंत्री कहते थे हम स्पेशल पैकेज कर रहे हैं, वो 5500 करोड़ का कर रहे हैं, 26,000 करोड़ का कर रहे हैं, 50,000 करोड़ का कर रहे हैं, 80 स्पेशल पैकेज फॉर ऑफ 80,000 करोड़। जैसे ही वो पैसा खत्म होता था फिर पत्थरबाजी शुरू होती थी। और कुछ ऐसे उसके अंदर प्रोजेक्ट थे जो हर पैकेज में आते थे और कभी वो प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट नहीं हुए। जैसे आज भी आप, अभी पता नहीं क्या स्थिति है, वर्तमान परिस्थिति क्या है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, आप पटन से बारामूला जाने वाले सड़क पे एक जगह है दलीना, वो दलीना से सिंहपुरा के एक सड़क या साइड से जाती है। वो सड़क आज बन गई हो तो बन गई हो, पहले तो हमेशा ही कच्ची रहती थी, भले कितने पैकेज में कितना पैसे हम देते थे। तो पटन में ऐसे, पटन में ही एक मकान का कुछ स्कूल में कमरा बना दिया, ऐसे लिख के पैसे ले गए। ये इसमें क्या होता, ठेकेदार भी हैं, अलगावादियों को भी उसके से पैसा मिल जाता था, और उसको आगे ले जाके मैं क्या बताऊं, कुछ पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को भी पैसा मिल जाता। तो ये मैं यही शुरू से बोल रहा हूँ कि 370 से पहले, अब्रोगेशन से पहले 370 के साथ जो खड़े हुए थे वो सब अपना इकोनॉमिक्स देखते थे, पॉलिटिक्स नहीं देखते थे। आई ऑलवेज यूज्ड टू से देयर इज एन इकोनॉमिक्स टू द 370 अब्रोग, सो दैट शुड बी रिमूव्ड, द इकोनॉमिक्स विल इंप्रूव। क्योंकि उसमें उसके अंदर के उसके आड़ में लोगों ने अपना घर भर लिए हैं। नेशनल वेस्टमिंस्टर बैंक में भी पैसा गया है, यहाँ से सब
संज्ञान में है। कैसे गया? लॉन्ड्रिंग से गया, हर जगह किसी किसी जगह गया है। अब इसके सब संज्ञान कितना तक ढूंढेंगे, कितना तक, क्योंकि अब 2004 और 5 और 6 का आप खुफिया सूचना अभी डिग आउट नहीं कर सकते, परंतु कितना करेंगे। ये जो आज यासीन मलिक कन्फेशन करके अंदर गया, हमारे पास संज्ञान 2007 में भी थे, 2010 में भी थे, और मेरे कोई परिजन ने एक बार ऐसे ही पूछ लिया था 2014-15 में किसी विवाह समारोह में, अब दोनों साथ थे, तो वो किसी जगह पे हमारी भेंट हुई तो उन्होंने पूछा, मैंने कहा ऐसा ऐसा है, तो कहता मैं तत्कालीन गृह मंत्री को मैं ये संज्ञान दे दूँ, ये ऐसे ऐसे हमने बनाए हुए। 2015 में संज्ञान दिया, वो बाद में मेरे को बता रहा कि वो कहता है पेपर तो है मगर उसको अपडेट करना पड़ेगा ताकि वो पक्का हो। इसी संदर्भ में 2017 में रेड्स हुई थे और उसी का फलस्वरूप जो आज यासीन मलिक तिहाड़ जेल, परंतु तिहाड़ जेल में रहने के वजह से एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि आप आज देख रहे हैं कि तिहाड़ जेल का खुद का संरक्षण कितना पुअर है, कितना हल्का है, कि कॉन्स्पिरेसियां चलती हैं। मूसा मूसावाला सिद्धू, देहांत में भी कहता है सिद्धू मूसावाला का जो हत्या हुई है, इसमें भी तिहाड़ जेल से षड्यंत्र का संबंध होने का संज्ञान आज बाहर आ रहा है। और तिहाड़ जेल में पिछले बूथ में ही हमने कई बार ऐसा देखा है कि यहाँ पर करप्शन के वजह से या और भी वजह से कई नापाक चीज़ें, कई चीज़ें नहीं होनी चाहिए, वो सब हो रही है, जो हमारे भारत की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। अच्छा, दूसरी बात, इतने दिन में 5 साल में एनआईए में दिल्ली में टेरर फंडिंग केस को कंक्लूड कर लिया, परंतु इसके विरुद्ध और भी केस चल रहे हैं, यही यासीन मलिक के। उस दिन लोगों को काफी दुखी थे कि इसको चढ़ाए, डेथ सेंटेंस क्यों नहीं मिली। मैंने कहा अभी रुक जाओ, इसके अगेंस्ट है इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर्स पर्सनल के केस दिए हैं, परंतु वो चल रहे हैं श्रीनगर में। ऐसे ही बिट्टा कराटे केस भी श्रीनगर में। और जैसे मैंने बताया कि कश्मीर के जो एडमिनिस्ट्रेशन का वातावरण अभी पूरा स्वच्छ नहीं हुआ, बिट्टा कराटे केस का जो हियरिंग थी तो उस दिन वकील साहब को सुरक्षा नहीं प्रोवाइड की गई, इसलिए वो अपीयर नहीं हो पाया और वो फिर स्थगित हो गया, आगे डेट पे लग गया। ऐसे वातावरण अभी भी है। तो ये सब चीजें को चुनौती के लिए मैंने कुछ लोगों को बोला भी है कि अगर कश्मीर के जितने ये सब केसेस है, जम्मू एंड कश्मीर से बाहर इनका ट्रायल होना चाहिए, सुनवाई बाहर होना, दिल्ली, चंडीगढ़ वगैरह में। एक मोटी बात ये है। और दूसरी बात, मैं हमेशा हर संवाद में कहता हूँ, कई बार टीवी में कह चुका हूँ कि आज कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, अच्छी बात है, परंतु टेररिज्म, ये जो फेक करेंसी नोट, जाली नोट वगैरह, इन सबको क्लासिफाई करके वेजिंग वॉर, सेडिशन वगैरह को केंद्रीय सूची में डालना चाहिए, शेड्यूल 7 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर। जब तक इसको आप लॉ एंड ऑर्डर जैसे ट्रीट करोगे तो आप इसके ऊपर अच्छे तरीके से विजय नहीं पा सकते। तो इसमें क्या होता है कि आप खालिस्तान हो, नक्सल हो, टेररिज्म हो, अब नक्सलवादी काफी दिन से चुप है क्योंकि काफी सटीक तरीके से इनका जवाब दिया गया है। अब मगर ये कब मारेंगे पता नहीं। नंदिनी सुंदर जी आजकल काफी दिन से टीवी मीडिया में आ नहीं रही, परंतु ये सब चीजों को केंद्रीय सूची में डाल के केंद्र सरकार को अपने गिरबान से पकड़ के इनको अटैक करना चाहिए।